नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। पुलवामा पर सिर्फ वो खबरें नहीं हैं जो टेलीविजन और अखबार आपको दिखा रहा है। पुलवामा पर वो भी बातें सच्चाई है, वो भी हकीकत है, इस देश की जनमानस की सच्चाई है जो आपको सोशल मीडिया पर मिल रहा है। नेशनल दस्तक की लगातार कोशिश है कि बहुजन समाज के लोग, SC, ST, OBC, माइनॉरिटी के लोग कैसे सोच रहे हैं वो बहुत जरूरी है। सवर्ण और जातिवादी मनुवादी लोग कैसे सोच रहे हैं वो आप टेलीविजन अखबार देख के समझ सकते हैं। और मैं सोशल मीडिया पर रिएक्शन बताऊंगा और एक सबसे बड़ा बात बताऊंगा। ये वीडियो अंत तक देखिएगा कि किस तरह से इस देश के जातिवादी और मनुवादी मीडिया के लोग दलितों के मरने पर भी खुश होते हैं, राजनीति कर लेते हैं। हमारे सेना के जवान मरते हैं जो कि अमूमन ज्यादातर SC, ST, OBC, माइनॉरिटी के ही लोग हैं, उन पर भी राजनीति करते हैं। मुसलमान को मार के ही वोट ले लेते हैं, दलित को मार के ही वोट ले लेते हैं और वो राष्ट्रीयता की बात भी करते हैं। कितने दोगले लोग हैं, ये कितने हिपोक्रेट लोग हैं और ये कितने शातिर लोग हैं कि किस तरह से अखबार और मीडिया की बदौलत एक परसेप्शन बनाते हैं और मुसलमानों को डराते हैं, दलितों को डराते हैं, पिछड़ों को डराते हैं और अल्पसंख्यकों को डराते हैं और उनसे राष्ट्रभक्ति का सबूत मांगते हैं। आज मैं परत दर परत इन सबकी राष्ट्रभक्ति की पोल खोल दूंगा और तब आपको लगेगा कि ये कितनी भयानक बात है। कल मुझे CRPF के एक जवान ने फोन किया और कहा कि शंभू जी, चुनाव से ठीक पहले 10 सिर काटे गए थे भारतीय जवान के और उसके बाद उस पर राजनीतिक रोटी भी सेकी गई थी। ये वही लोग थे जो आज कह रहे हैं कि ये देश पर हमला है, इस पर सवाल मत पूछिए। बिल्कुल ये देश पर हमला है, ये बिल्कुल भारत की जनमानस पर हमला है, ये बिल्कुल हमारे जवान पर हमला है। लेकिन सवाल पूछेंगे जिनको हमने देश की बागडोर दे रखी है, जिनकी जिम्मेदारी थी कि 250 किलो RDX कैसे आ गया, जिनकी जिम्मेदारी थी कि जो अपने आप को जेम्स बॉन्ड कहते थे, जिनका बेटा व्यापार करता है पाकिस्तान के साथ, वो क्या कर रहे थे। क्या मुंबई हमला के समय गृह मंत्री का इस्तीफा नहीं हुआ था? उस जवान ने मुझसे आशंका जताई कि शंभू जी, ये पूरा का पूरा जो खेल है जानबूझकर किया जा रहा है ताकि जो सरकार फेलियर है उसको छुपाया जाए। इनका मंदिर का मुद्दा नहीं चल रहा है, इनका मस्जिद का मुद्दा नहीं चल रहा है, तो हो सकता है कि 2000 लोगों को दंगा में मरवाने वाले लोग हमारे कहीं जवानों की शहादत की राजनीति तो नहीं कर रहे हैं, कहीं सिंपैथी की वोट के लिए हमारे जवानों की बलि तो नहीं लड़ रही है। और उससे बड़ा खतरा है कि कहीं ये 2019 का चुनाव इसी बहाने युद्ध में झोंक देंगे देश को और इमरजेंसी तो नहीं लगाना चाहते क्योंकि उनकी कोशिश है कि वो किसी भी तरह से सत्ता में बना रहा जाए। तो सबसे पहले मैं अपने देश के जो उन तमाम शहीद हुए हैं जवान, उनको श्रद्धांजलि देता हूं और इस बात को भी बताऊंगा कि क्या ये देश और क्या इस देश का वो तमाम लोग जो अपने आप को राष्ट्रवादी कहते हैं, जो तमाम सीमा पर जवान शहीद हुए हैं, क्या उनकी परिवार की जिम्मेदारी लेगा और क्या उन्होंने जो पैसे कमाए हैं, जिनका कुछ संपत्ति है, क्या अब उनके परिवार को 10 करोड़ 5 करोड़ रुपए देने जा रहा है। तो एक एक कर सबकी पोल खोलेंगे। नेशनल दस्तक के इतिहास में नेशनल दस्तक जब से चल रहा है बहुजन राजनीति के लिहाज में आज मैं सबसे बड़ा इनिशिएटिव लेने जा रहा हूं क्योंकि इस देश को एक बार फिर से कभी धर्म के आधार पर लड़ाया गया है और वोट काटा है, कभी जाति के आधार पर लड़ा के वोट काटता है, कभी मंदिर के आधार पर वोट काटता है और अब जवानों की शहादत लेकर ये सत्ता में बने रहना चाहते हैं। बड़े घिनौने लोग हैं। पाकिस्तान का क्या होगा वो तो देख लेंगे, आतंकवादियों का क्या होगा वो भी देख लेंगे, लेकिन सबसे उससे भी ज्यादा अहम है कि क्या कहीं हमारे ही घर में कोई बेईमान तो नहीं बैठा हुआ है जो अपनी सफलता छुपाने के लिए हमारे जवानों की बलि ले रहा है, कहीं हमारे देश को युद्ध में झोंकने जा रहा है। आतंकवादियों की इतनी औकात कैसे हो गई कि वो 40 जवानों की जान ले लें। पाकिस्तान की इतनी औकात कैसे हो गई? क्योंकि आपने जाके बिरयानी खाया, क्योंकि आपने राफेल में घोटाला किया, क्योंकि आपने इस देश को बेच दिया, क्योंकि आपने इस देश में जाति की खाई लंबी कर दी, क्योंकि आपने इस देश में मजहब की खाई और गहरी कर दी, क्योंकि आपने इस देश में नोटबंदी में लोगों को मारा, क्योंकि आपने इस देश में गाय के नाम पर लोगों को मारा और लोगों को टुकड़ों में तोड़ दिया है। आपने CBI को तोड़ दिया, आपने CBC को तोड़ दिया, आपने सुप्रीम कोर्ट को बांट दिया है। तो ये सारा परत दर परत मैं इस पर बात करने वाला हूं आप लोगों से। पहली बात, हम देश के साथ हैं, मोदी के साथ नहीं। मोदी देश नहीं है, सवाल उनसे पूछा जाना चाहिए, सवाल पूछा जाना चाहिए और परत दर परत मैं इस पर सवाल बात करूंगा। और बहुजन राजनीति कैसे बदल रही है और सोशल मीडिया पर जो लोग लिख रहे हैं वो बहुत जरूरी है। जो सबसे बड़ा सवाल बनता है कि ये हमला हुआ है तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। कुछ बड़े सवाल उठाए गए हैं, ऐसे सवाल है जिनको जवाब इस सरकार को देना चाहिए। तो जो मैं सवाल उठाने जा रहा हूं उसको गौर से सुनिए और वो फैक्चुअल चीजें हैं, कोई हवाबाजी नहीं है, कोई लफबाजी नहीं है। और पहला सवाल है, देश के साथ है, मोदी के साथ नहीं।
तो क्या ये कोशिश की जा रही है कि अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए सेना का बहाना लिया जाए? क्या ये कोशिश की जा रही है कि क्या इसी तरह के हालात में देश में चुनाव न हो और देश को एक बार फिर से धकेल दिया जाए? ये बड़ा एक सवाल है। जैसे मोहम्मद के आतंकियों को किसने छोड़ा ये सब लोग जानते हैं। सोशल मीडिया पर क्या रिएक्शन है ये भी आपको हम बताएंगे। ये देखिए, अरुण प्रकाश मिश्रा हैं, ये डिफेंस के एक्सपर्ट हैं, इन्होंने कुछ सवाल उठाए हैं, वो सुनिए। पहले से जानकारी थी पर दबा दी गई। 350 किलो आरडीएक्स सड़कों पर घूमता रहा और राष्ट्रपति की केंद्रीय सरकार आंखें घुमाए रही। बीएसएफ की गाड़ी में क्रैश सेंसर नहीं चला। हमारी 2% की कार में भी किसी भी कार के 10 फुट नजदीक आने पर पीपी होने लगता है। 425 लोग शामिल थे 25 लोग शामिल थे धमाके में। प्रदेश भक्तों की सरकार को खबर नहीं। एक साथ 678 गाड़ियां रवाना कर दी। मार्शल व्हीकल कहां थी और ट्रैक ब्लॉक क्यों नहीं किया गया? सैनिकों को मरवाने के तत्काल बाद पाकिस्तान पर इल्जाम लगा दिया। ये एक बड़ा सवाल है। मैं परत दर परत आपको बताऊंगा कि कितना मौजूद सवाल है ये। हिंदू मुस्लिम, ये देखिए, ये फेल्योर है, ये सिक्योरिटी फेल्योर है इनका। ये लोगों ने, बताइए, पठानकोट में इन लोगों ने आईएसआई को घुसा दिया। ये पूरी तरह से फेल सरकार है। इन्होंने इनके राफेल पर इनके डिफेंस मिनिस्टर ने कुछ नहीं किया। इन्होंने घोटाला कर दिया। नोटबंदी छोड़ दीजिए, बाकी तमाम मुद्दे छोड़ दीजिए। और एक बात बताइए, खाकी में 40 लोग शहीद हो गए। उनकी शहादत को ये भुनाने की कोशिश कर रहे हैं। नोटबंदी में 100 लोग मर गए। ये रोज गाय के नाम पर मुसलमानों को मारते हैं। ये रोज आरक्षण के नाम पर दलितों को मारते हैं। इनकी बोली, आप कैसे आप देश से एकजुट बनाएंगे? कैसे मजबूत बनाएंगे? आप गाय के नाम पर मुसलमानों को मार रहे हैं, दलितों को मार रहे हैं, आप आरक्षण के उनका छीन ले रहे हैं और आप कह रहे हैं कि सिर्फ वोट देने के समय मोदी मोदी चिल्लाओ। ये राजनीति है, खालिस राजनीति है जो आपको समझना पड़ेगा। ये हिंदू मुस्लिम, जातिवादी, मनुवादी और सवर्णों की राजनीति है। इन्होंने जिंदगी भर हिंदू मुस्लिम की राजनीति की है। हिंदू हिंदू कह के SC ST OBC का वोट लिया, मुसलमानों को डराया धमकाया, वोट लिया और सत्ता में आए। और जब 5 साल इनकी सत्ता रही, ऊना, सहारनपुर, उसके बाद पिछड़ों का 13 पॉइंट रोस्टर हो, आरक्षण का विरोध हो, सवर्ण आरक्षण दे दिया। जब SC ST OBC के लोगों ने तय किया कि नहीं, हम हिंदू नहीं हैं, हम अछूत हैं, हम पिछड़ा हैं, हम आदिवासी हैं, हम मुसलमानों को नहीं मारेंगे, इन्होंने दंगे भड़काने की देश भर में कोशिश की। जब नहीं भड़का तब ये सेना पर आ गए हैं। इनकी बड़ी राजनीति है, आप समझ लीजिए इस बात को। सवर्ण, आज जितने लोग लिख रहे हैं कि फेसबुक पर कि मुसलमानों की आईडी चेक करो, ये कौन लोग हैं? ये वही लोग हैं जो आरक्षण जिसको खराब लगता है दलित को मारते हैं क्योंकि उसका वो संवैधानिक हक है। ये वही लोग हैं जो संविधान को नहीं मानते हैं। इनका सेना से प्यार नहीं है साहब। वो कैसे नहीं है प्यार, अभी परत दर परत खोल के रख दूंगा कि सिर्फ इनकी राजनीति है। ये सत्ता में जमे हुए हैं, इनको सत्ता चाहिए, इनको संसाधन चाहिए, इनको मलाई चाहिए। अरे तुमको सेना से प्यार होता तो ये पैसा लेके भाग जा रहा है, उसके खिलाफ सड़कों पर उतरते। इस देश के सवर्णों ने, वादियों ने, मनुवादियों ने कभी सड़क पे प्रोटेस्ट किया माल्या के खिलाफ? कभी प्रोटेस्ट किया मेहुल चौकसी के खिलाफ? नहीं। कभी किया मोदी के गलत नीतियों के खिलाफ? नहीं। इनको देश से प्यार नहीं है साहब, इनको अपनी जाति से प्यार है, इनको अपने मजहब से प्यार है और उससे भी बढ़कर इनको अपने सत्ता से प्यार है। और अगर सत्ता के लिए ये हमारे जवानों को भी मरवा सकते हैं, कॉन्स्पिरेसी कर सकते हैं, ये समझना पड़ेगा। नहीं तो किसी आतंकी की हिम्मत है कि हमारे देश के चलाने वाला NSA कौन है? NSA, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर कौन है? सवर्ण जाति। प्रधानमंत्री इस देश का RSS कौन है? इस देश का गृह मंत्री कौन है? इस देश का होम मिनिस्टर कौन है? इस देश का रक्षा मंत्री कौन है? इस देश को ब्यूरोक्रेसी में कौन चला रहा है? इस देश का जज कौन है? ये सब लोग मिले हुए हैं। इनको समझना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा। ये लोग का नेक्सस काम करता है। और जातिवाद, दलितों को मारते हो, आप देखिए, आप पिछड़ों का आरक्षण छीनते हो। आज मरने वालों में सबसे ज्यादा कौन लोग हैं? किसानों का बेटा है, गरीबों का बेटा है, पिछड़ों का बेटा है, आदिवासियों का बेटा है, दलितों का बेटा है। आप बताइए कि ये लोग मर रहे हैं और एसी कमरे में बैठ के प्लानिंग का हो रही है और वहां से कुछ नहीं हो रहा है। तो ये आपके मार कर भी वोट लेंगे ये। उसके बाद मदद, आप कह रहे हैं मदद करेंगे। आप एक बात बताइए, उरी फिल्म बनी है ना, हमारे 42 जवान शहीद हुए हैं, 5 करोड़ रुपए देने की मांग हो रही है। 300 से ज्यादा 300 करोड़ रुपए उरी फिल्म ने कमाए हैं। काहे नहीं आप पैसा बांट देते हैं इनमें? अगर आपको शर्म है या तो बांट दीजिए। इतने इस देश में मंदिर हैं, आप 500-500 करोड़ का मंदिर बनाते हैं, क्यों नहीं पैसा बांट दे रहे हैं? मंदिरों का पैसा दे दीजिए सारे परिवारों को। नहीं देंगे साहब। ये देश इस तरह का घिनौना देश है,
इस तरह का जातिवाद है इस देश के, घिनौनी जातिवाद है इस अशोक के भारत में, बुद्ध के भारत में, डॉक्टर अंबेडकर के भारत में। इस तरह का घिनौना है ये लोग कि अगर कोई दलित, पिछड़ा, आदिवासी, मुसलमान शहीद होता है उसकी गांव में मूर्ति नहीं लगने देते हैं ये लोग। अरे जातिवाद कहां नहीं फैला रखा है इन लोगों ने, सेना में नहीं है जातिवाद, हर जगह इन लोगों ने जातिवाद फैला रखा है। इनसे पूछिए, सारे शहर में संसाधन तुम्हारे हैं, सारे बिजनेसमैन सवर्ण हैं, क्यों ना ये 10-10 करोड़ रुपए देते हैं शहीदों को जाके, तब ना आपका राष्ट्र प्रेम जगेगा। ये जो टीवी पर राष्ट्र प्रेम जगाया जा रहा है आपके अंदर, ये टीवी पर जो एंकर रो रहा है, ये जो अखबार में राष्ट्र प्रेम जगाया जा रहा है, ये सिर्फ आपका वोट लेने के लिए, इमोशनल करने के लिए, या फिर पाकिस्तान से युद्ध के बहाने देश में इमरजेंसी लगाने के लिए, ताकि आप ये सत्ता से दूर न जा सके। ये साजिश है। अगर इतना ही आपको इन शहीदों से प्यार है तो आप दीजिए जाके 10-10 करोड़, उरी फिल्म का सारा कमाई दे दीजिए, मंदिरों का सारा चंदा दे दीजिए, हर बिजनेसमैन 5-5 करोड़ रुपए दे। आपके सारे सवर्ण बिजनेसमैन है, ये सवाल कौन पूछेगा? कोई एंकर पूछेगा? कोई पत्रकार पूछेगा? भाई मैं अपनी पूरी जमीन देने के लिए तैयार हूं। मेरे पास 5 कट्ठा जमीन भी नहीं होगा, घर बनाने लायक जमीन, मैं जमीन देने के लिए तैयार हूं पूरा। इस देश का सवर्ण देगा सारी जमीनें, सारी संपत्ति शहीदों को, देश के नाम करेगा? नहीं करेगा। ये वही लोग हैं जो मुसलमानों को मारते हैं धर्म के नाम पर, कि मेरा धर्म से इसको मार दो। ये वही लोग हैं जो जाति के नाम पर मारते हैं दलितों को। ये वही लोग हैं जो पिछड़ों को मारते हैं आरक्षण के नाम पर। ये सबसे स्वार्थी लोग हैं, मतलबी लोग हैं, इनको देश से प्रेम नहीं है। आप बताइए, राज ठाकरे आज कह रहा है कि पाकिस्तान को सबक सिखाओ। अरे राज ठाकरे, जब क्या शहीद मराठी नहीं है? क्या शहीद बिहारी नहीं है? क्या शहीद यूपी का नहीं है? क्या शहीद बिहार पंजाब का नहीं है? क्या शहीद छत्तीसगढ़ का नहीं है? क्या शहीद झारखंड का नहीं है? क्या शहीद राजस्थान का नहीं है? तुम्हारी शर्म या तब कहां चली जाती है जब तुम बिहार, यूपी, तमाम लोग, दूसरे प्रदेशों के लोगों को मुंबई में मारते हो। वो देश, तब तुमको देश प्रेम नहीं जगता है। इन लोगों ने अपने स्वार्थ में देश को टुकड़ों टुकड़ों में बांट दिया है। पहले धर्म की राजनीति करते थे, अब जाति की राजनीति करते हैं। और अब ये किसी भी, अब तो इंतहा हो गई है। अब तो आपके बच्चों को मरवा के, सेना में जवानों को मरवा के इमोशनल वोट की राजनीति कर रहे हैं। पूछिए राज ठाकरे से, तब तुम्हारा प्रेम कहां जाता है? ये पूछिए इस कांग्रेस से कि गुजरात में तुम्हारा नेता जब मारता है दूसरे प्रदेश के वाले में, तब तुम्हारा भारत प्रेम कहां जाता है? भारत का प्रेम तभी जगता है जब सेना के जवान शहीद होते हैं, और वो भी इसलिए जगता है कि वोट ले लें। अगर तुम्हें सेना के जवान से प्रेम है तो जैसे तिवारी जी की मौत हुई थी तो 5 करोड़, 1 करोड़, 2 करोड़ क्लास 1 की नौकरी, इन तमाम शहीद जवानों को दो 10 करोड़ रुपए दो, उनके बच्चों को नौकरी दो, उनकी पत्नियों को क्लास 1 की नौकरी, तब जानेंगे तुम्हारा राष्ट्र प्रेम। लेकिन ये नहीं करेंगे। कोई टीवी ये सवाल उठा रहा है क्या? कोई अखबार ये सवाल उठा रहा है क्या? या आपको सवाल पूछना पड़ेगा। तो इसलिए मैं कह रहा हूं, ये न तो आर्थिक, ये आपको गरीब रखना चाहते हैं, ये आपको मजबूर रखना चाहते हैं, ताकि आपकी बच्चों की जान, मरने वाले कौन लोग हैं? किसानों के बच्चे हैं। ये शहीद होने वाले कौन लोग हैं? न तो ये राष्ट्र के भक्त हैं, न ये जवान के पक्ष में है, ये सिर्फ सत्ता के भूखे लोग हैं। कांग्रेस हो, बीजेपी हो, या तमाम सवनवादी विचारधारा के लोग हो, क्योंकि इसके सच्चे सबूत हैं। ये देश तब बनता है, बाबा साहब की वजह से देश बना। बाबा साहब ने संविधान लिखने में किसी के साथ भेदभाव नहीं किया। उन्होंने कहा जिसका सबसे ज्यादा शोषण हुआ उसको सबसे ज्यादा अधिकार देंगे। सबसे ज्यादा शोषण, देश में शोषण महिलाओं का हुआ था, उन्होंने महिलाओं को अधिकार दिया। पिछड़ों का हुआ था, दलितों को हुआ था, आदिवासियों का हुआ था। आपने आज तक इस देश को बराबर बनाया? आप बताइए, जवान की बात करते हैं, इतने इतने करोड़ों करोड़ों का आपके पास पैसा है, आप बताइए जवान रक्षा घोटाला कौन करता है? दलित करता है, पिछड़ा करता है, कौन लोग हैं ये? कभी आपने उसके कॉलर पकड़े? कांग्रेस ने बोफोर्स किया, मोदी जी ने राफेल किया, हर रक्षा सौदे में डील होती है। 4200 करोड़ रुपए आप कुंभ में खर्चा करते हो, जवानों के लिए बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं मंगवाते हो, बढ़िया गाड़ी नहीं मंगवाते हो। क्या ये सवाल पूछेंगे आप सरकार से? उनकी आज ये बढ़िया लिखा है मयंक श्रीवास्तव ने, कितने लोगों ने सुसाइड, कितने आपका प्रेम जग रहा है सेना के लिए, जवानों के लिए, अच्छी बात है, मेरा भी जग रहा है। आप बताइए, हर साल कितने सीआरपीएफ के जवान, कितने आर्मी के जवान सुसाइड करते हैं? आप उनको तनख्वाह कितना देते हैं? क्योंकि वो जीडी लेवल का नौकरी है, क्योंकि वो एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी के लोग नौकरी करते हैं। गिना चुना गरीब सवर्ण नौकरी करता है, तो आप उसकी तनख्वाह कीजिए 5 लाख रुपए, कीजिए 2.5 लाख रुपए, क्योंकि वो बाबा साहब ने कहा है मैं सबसे ज्यादा इज्जत जवानों की करता हूं, क्योंकि उस पैसे में मैक्सिमम सेक्रीफाइस है, जान की कीमत लगानी पड़ती है, सीने पर गोली खानी पड़ती है, बम झेलना पड़ता है। आप कीजिए उसकी तनख्वाह 1 लाख रुपए।
4 साल 5 साल से कांग्रेस का राज हो, बीजेपी का राज हो, 1 रैंक 1 पेंशन के लिए जवान रोज धरने पर बैठते हैं। कोई चैनल खबर दिखाता है क्या? शर्म आनी चाहिए इन चैनलों को, शर्म आनी चाहिए इन अखबारों को। इसी जंतर मंतर पर मैंने दर्जनों कवर स्टोरी की है। नेशनल दस्तक पर खबर देख लीजिए जवानों का। जवान मुझसे फोन करते हैं, शंभू जी मैं आ रहा हूं, हम लोग बैठने वाले, आप कवर कीजिएगा। टीवी अखबार कवर नहीं करता है। ये लाश पर राजनीति कर रहे हैं लोग। ये वोट के लिए इमोशनल ड्रामा रचा जा रहा है। आप समझ लीजिए, आपको समझना पड़ेगा। और अगर आप लोग नहीं समझेंगे तो आपको फिर से बेवकूफ बनाया जाएगा। इस देश में इमरजेंसी लगा दी जाएगी और वोट मोदी से। टीवी क्या कह रहा है? मोदी से सवाल मत पूछिए। टीवी क्या कह रहा है? डोभाल से सवाल मत पूछिए। टीवी क्या कह रहा है? रक्षा मंत्री से सवाल पूछिए। तो सवाल पाकिस्तान से पूछने जाएं? हैं? आप अपने देश की सिक्योरिटी नहीं कर पा रहे, हमारे जवानों की बलि ले ली गई। ये क्या रण के मैदान में मौत हुई है? आपकी कमजोरी है ये। सारे दलाल आप हैं। मैं कुछ सोशल मीडिया पर चुनिंदा पोस्ट आपको बताऊंगा जो कि बहुत वाजिब सवाल है और जिससे हमें पूछना चाहिए, चाहे इन लोगों ने किस तरह से इस देश को बर्बाद कर दिया। भारत के इतिहास में सैनिकों की अर्थियां दिखाकर किसी पीएम ने वोट नहीं मांगे, हद है। घटिया राजनीति की। मोदी जी कल भी हंसते हुए फोटो खिंचा रहे थे। और ये सब जान लीजिए आप, ये सब कुछ स्क्रिप्टिंग है, प्लान बे में हुआ है। 10 जवानों के सर कटे थे, वो भी वोट के समय। अभी चुनाव के समय ही हमारे जवानों की बलि ली गई है। पहले इन्होंने हिंदू मुस्लिम के नाम पर लोगों को मार के वोट बनाया है, उसके बाद इन लोगों ने जाति के नाम पर लड़ा के वोट बनाया है, और अब ये लोग सेना की बलि लेकर वोट बना रहा है। इस बात को आपको समझना पड़ेगा। बहुत ही खतरनाक संकेत है। प्रायोजित आतंकवाद, प्रायोजित राष्ट्रवाद और फेक न्यूज, ये 3 तत्व मिलकर घर घर मोदी का माहौल बना रहे हैं। तेजस्वी यादव ने आज पुलवामा हमले में शहीद हुए लोगों को वीरता को जाके सलाम किया है। एक शर्मा जी ने, जज हैं, उसने कहा है कि मैं कब कहां किसको शहादत मतलब नमन करने जाऊं। तो सोशल मीडिया पर जवानों के लिए बुलेट प्रूफ जैकेट के पैसे नहीं सरकार के पास, कुंभ में बहा दिए 4200 करोड़ रुपए। गौतम मौर्य लिखते हैं। रंजन यादव लिखते हैं, आतंक के बहाने अपने देश के मुसलमानों को टारगेट करने वाले लोगों का सामाजिक स्टेटस चेक कीजिए। यही लोग हैं जो आरक्षण का विरोध करते हैं। सामाजिक न्याय इनके नजर में मेरिट का हनन है। दलितों के लिए इसके मन में नफरत है। ओबीसी के ये लोग दुश्मन मानते हैं। जातिवाद का नंगा नाच करते हैं। शहीदों का सम्मान देने के नाम पर सिर्फ नौटंकी करते हैं। मैं इन लोगों को सुधरने की आशा रखता हूं। देश के अंदर आतंकवाद, जातिवाद आतंक है। यह आतंक किसी मुस्लिम द्वारा नहीं फैलाया गया है। नफरत करने वालों को सुधारना ही पड़ेगा। यह देश प्रेम की बुनियाद पर टिकी है और आगे बढ़ेगी। जाति धर्म के बीमार लोगों को चिन्हित कीजिए, उन्हें समझाने और बताना जरूरी है कि तुम यहां गलत हो। कुछ जरूरी और सोशल मीडिया इंपैक्ट बता रहा हूं। जिस घर में बस एक कमाने वाला हो, मर जाए तो घर घर का मर जाता है। शोक सम्मुख क्रोध कहां से जाएगा? आप बताइए, ये क्या हम 10 करोड़ रुपए नहीं दे सकते? क्या हम मानी अडानी की झोली खाली है? क्या ये तमाम बिजनेसमैन की झोली खाली है? आप उससे पैसे नहीं, आपका राष्ट्र प्रेम सिर्फ वोट लेने के लिए है। आप दीजिए पैसा। आपने कुंभ में 4200 करोड़ बहाया, दीजिए जवानों को 5-5 करोड़ 10-10 करोड़ दीजिए खर्चा। नहीं देंगे। ये सवर्णों की साजिश है। अरे जो आरक्षण का विरोध करता है, जो आपकी नौकरी का विरोध करता है, वो किसी जवान को पैसा देने वाला है? किस भ्रम में आप लोग जी रहे हैं? ये सिर्फ वोट फसल काटने के लिए इन्होंने जवानों की बलि ली है। इस सरकार से सवाल पूछा जाना चाहिए बिल्कुल। और एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए, ताकि रोजी रोटी का सवाल ना पूछिए। देश को धर्म के उन्माद में और राष्ट्र के उन्माद में बहकाने वाले लोग हैं। जब इनकी कलर पकड़ेंगे, ये देखिए, ये फोटो दिखा रहे हैं लोग। ये फोटो लगेगा सोशल मीडिया पर। मैं कहूंगा अपने साथियों को लगाएं। कितने शोक में डूबे हमारे पीएम वंदे भारत ट्रेन का उद्घाटन कर रहे हैं, बताइए। मयंक सक्सेना लिखते हैं, वाकई चिंता है, वाकई आपको शहीद सीआरपीएफ जवानों की। मैं आप पर भरोसा करता हूं कि आपको पता होगा कि पिछले 1 दशक में कितने सीआरपीएफ के जवानों ने आत्महत्या की है या अपने ही साथियों अधिकारियों पर फायर खोल दिया है। पता तो होगा न कि उनकी क्या हालत है। यकीनन इसका दोष भी पड़ोसी मुल्क होगा न ढोंगी हो। इस देश में सैलरी पता है 30 से 40 हजार रुपए में जवान काम करता है। काहे नहीं आप उसकी तनख्वाह 5 लाख रुपए करते हैं? काहे नहीं उसको बच्चों को बेहतरीन स्कूल देते हैं? इसीलिए क्योंकि जवान जो है एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी का है, और अधिकारी जो है इस देश में वो जातिवादी, मनुवादी और सवर्ण समाज के लोग बैठे हुए हैं। इसलिए जीडी लेवल के लोगों की तनख्वाह नहीं बढ़ती है। ये सब सवाल हमको करना पड़ेगा। ये टीवी के बहस में मत जाइए, वो आपको जानबूझकर उलझा रहा है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि लगातार मैं बता रहा हूं ये किस तरह फेल हुए हैं, उसके बाद इन्होंने साजिश रची है।
डिजिटल इंडिया का अगुआ रिलायंस जियो बनाया गया, जबकि मौका बीएसएनएल एमटीएनएल के पास था। कैशलेस इकोनॉमी का अवतार एनपीआई को रुपया बनाना चाहिए था, जबकि इन्होंने पेटीएम को दिया। फ्रांस के राफेल फाइटर जेट का पार्टनर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स होना चाहिए था, इन्होंने रिलायंस को दिया। भारतीय रेल को डीजल सप्लाई का ठेका इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन को मिलना चाहिए था, लेकिन दिया गया रिलायंस पेट्रोकेमिकल्स को। ऑस्ट्रेलिया की खानों के टेंडर में सरकार चाहती तो एमएमटीसी के बैंक गारंटी एसबीआई के जरिए दे सकती थी, लेकिन दिवालिया अडानी ग्रुप को। सरकारी संस्थानों को जानबूझकर प्राइवेट कंपनियों को पिछलग्गू बनाकर किसे फायदा पहुंचाया जा रहा है। अब अगर फिस्कल मॉनेटरी पॉलिसीज में चेंजेज आ रहे हैं तो इसका मुनाफा सरकारी उपक्रमों को मिलने के बजाय निजी हाथों में क्यों दे रहे हैं। सुनो, धोखेबाजी, जुमलेबाजी और राष्ट्रीय कभी एक नहीं हो सकते। देश प्रेम किसी व्यक्ति विशेष का चारित्रिक पूजन करने के में जमीन आसमान का फर्क है। इस फर्क को समझना जरूरी है और असलियत का धरातल पर रहना भी जरूरी है। मोदी से सवाल पूछना देश से सवाल पूछना नहीं है, देशद्रोही नहीं है। मैंने कुछ गिनाए ना, ये है मोदी सरकार की करतूत। कहे उन अपने यारों को कि पैसा दे इन जवानों के लिए, नहीं देंगे। सेना को मजबूत करने के लिए नहीं करेंगे। सब चोर बैठे हुए हैं। सदमान भाई बता रहे थे कि ज्यादातर जोर से मारो काटो चिल्लाने वाले प्रजाति कान में बिना धागा डाले मूतने से भी डरती है। अरे जो समाज इतना प्रोपगेंडा में जीता है कि बिना जनेऊ लपेटे सुसु नहीं करता है, वो इस पर बहुत बढ़िया सवाल उठाया लोगों ने। कुंभ में 4000 करोड़ बाबाओं पे खर्च करके किसी देवी देवता को जगाया गया जो मेरे देश के सैनिकों की जान नहीं बचा सका। सोचिए, इसी दिल्ली में इन लोगों ने करोड़ों रुपए फूंक दिए जग के नाम पर कि ये सीमा की सुरक्षा के लिए। कितना कर्मकांडी लोग है, शर्म नहीं आती इन लोगों को। और आज राष्ट्रवाद की बात करते हो। किसी चैनल ने पूछा कि यज्ञ करने से कैसे सीमा की सुरक्षा हो जाएगी। सीमा की सुरक्षा तब होगी जब जहाज खरीदे जाएंगे, ट्रक खरीदे जाएंगे, जब उनके लिए इक्विपमेंट बनाया जाएगा। ये दिल्ली में कर्मकांड करते हैं, यज्ञ करते हैं और कहते हैं कि सीमा का सुरक्षित हो, हमारा जवान सुरक्षित हो। ये देखिए, सिद्धार्थ विमल लिखते हैं, बिल्कुल नहीं, मैं इस सरकार के साथ बिल्कुल नहीं हूं। जो सरकार रक्षा सौदों में महाघोटाला करे, नोटबंदी कर काला धन सफेद करे, नस्लीय नफरत, हिंसा और संहार आयोजित करे, नागरिकों की गाढ़ी कमाई से बनाए गए सार्वजनिक उपक्रमों को औने पौने और अपने हकाओं को सुबुर्द कर डाले, किसानों को बर्बाद करे, ईवीएम घोटाला करे, संविधान की बुनियाद से छेड़छाड़ करे, शहादतों पर राजनीति की रोटियां सेके, झूठे चुनावी वायदे कर नागरिकों को बरगलाए और लोकतंत्र उनके विश्वास को छिन्न भिन्न करे, जुमलेबाजी करे, हुंकार पुंकार शंखनाद करे, ऐसी भैया सरकार के साथ मैं बिल्कुल भी नहीं हूं। धूर्तों और चोरों की यह सरकार जितनी जल्दी बदल जाए देश समाज के लिए उतना अच्छा है। मैं अपने देशवासियों के साथ हूं, इस सरकार के साथ बिल्कुल नहीं हूं, 1 इंच भी नहीं। इसलिए मैं कह रहा हूं हम जवानों के साथ हैं, इन बेईमानों के साथ नहीं है। इसलिए मैं कह रहा हूं बहुजन मीडिया है, सोशल मीडिया है, असली मीडिया। अब तो मैं कह रहा हूं इस देश का सच्चा मीडिया जो है वो सोशल मीडिया है। यह अखबार और टेलीविजन जो है ये हिस्सा है, ये हिस्सा है साजिश का, ये हिस्सा है मंदिर मस्जिद विवाद का, ये हिस्सा है आरक्षण के खिलाफ का, ये हिस्सा है जातिवाद के खिलाफ का, और ये हिस्सा है सेना की मौत पर राजनीति करने वाले के साथ का। बताइए, एक लिखा है, जो लड़की को रात में सैर कराते मर गया उसको 1 करोड़ और जो देश के लिए शहीद हो गया उसे 25 लाख रुपए। बताइए, हमारा सवाल सरकार से होना चाहिए, आखिर कैसे 350 किलो आरडीएक्स लेकर इतने चेक पॉइंट क्रॉस कर लिए। जो पाखंडी रोज अखबार और टीवी पर राशिफल के द्वारा भविष्यवाणी बताते थे, उन पाखंडियों ने क्यों नहीं बताया कि भारतीय जवान पर हमला होगा। ये टेलीविजन वालों से पूछिए, सुबह शाम जो भविष्य बांचते हैं। ये है असली समस्या। कश्मीर की अपनी आंतरिक समस्याएं हम शेष भारत के मुसलमान उस पर क्यों सफाई पेश करें। यह तो सरकार की जवाबदेही है कि इतनी बड़ी सुरक्षा चूक कैसे हुई। इंटेलिजेंस के लोग जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं, और आखिर इतनी बड़ी मजबूत सुरक्षा तंत्र में सेंध कैसे लग गया। सरकार एवं इंटेलिजेंस अपनी विफलताओं को छुपाने के लिए देश के जवानों को का बलि क्यों देना चाहती है। यह बिल्कुल राजनीतिक मसला है। सोशल मीडिया पर लोग सवाल उठा रहे हैं, यह पत्रकार और जो अखबार है वो जानबूझकर मोदी के एजेंडे को आगे बढ़ा रहा है। पठानकोट हुआ कहा सवाल मत पूछो, शहादत पर राजनीति है। उड़ी हुआ तब भी कहा सवाल मत पूछो। आखिर सवाल से क्यों डर रही है सरकार। रोज रोज सुबह पर टीवी पर भविष्यवाणी बताने वाले पाखंडियों ने क्यों नहीं बताया कि देश में आतंकी हमला होने वाला है जिसमें हमारे जवान शहीद होने वाला है। डोवाल जिसका बेटा पाकिस्तान से व्यापार करता है उससे दलाली कराएंगे और देश की सुरक्षा ताक पर रखेंगे, देशद्रोही ये है। एक अशफाक अहमद साहब ने शानदार 4 पहलू दिए हैं। पहला है कि पुलवामा अटैक में जो हुआ उससे पहले अपनी खामी तलाशिए। उन्होंने दूसरा पहलू है इसे मरने वाले आदिल डार के जौहन को टटोलिए। वो आप किसी को मारेंगे पीटेंगे, दलितों को मार रहे हैं, आदिवासियों को मार रहे हैं, पिछड़ों को मार रहे हैं, मुसलमानों को मार रहे हैं, आप फूट डाल रहे हैं अपनी वोट के लिए समाज में।
ये हालत हो गई इस देश की। ये देखिए लगातार इस देश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार को तुरंत हटाया जाना चाहिए। इसके परिवार के पाकिस्तान से व्यापारिक संबंध हैं। ये देखिए देवाशीष लिखते हैं, पठानकोट हुआ कहा सवाल मत पूछो, शहादत पर राजनीति है। उरी हुआ तब भी कहा सवाल मत पूछो। अब पुलवामा हुआ तब भी कहा जा रहा है कि सवाल मत पूछो। आखिर सवालों से इतने डरते क्यों हो? अगर यह सवाल खड़े नहीं होंगे तो 4 दिन शहादत पर देश आंसू बहाएगा, फिर सब भूल जाएंगे जब तक अगली घंटी नहीं हो जाती। इसलिए सवाल करिए, करे सवाल करिए। याद रखिए पिछले 5 सालों में 400 से अधिक जवानों की जान गंवा बैठे हैं। भैया ये हालत है। मैंने मिश्रा जी की बात बताई है आपको, इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं ये ठीक है कि शहर में शांति की बात करने वाले कम हैं, तो भी हम हिम्मत ना हारे। जहां भी नफरत फैलाती प्रोफाइल दिखे उसे रिपोर्ट तो करें, साथ ही शांति की अपील करता मैसेज भी लिख कर आए। सोशल मीडिया पर जवानों की शहादत के बारे में नफरत फैलाने वाले को काउंटर करके असली देशभक्त का प्रचार करे। अरे सबसे ज्यादा तो नफरत फैला रहा है टीवी वाला, अखबार वाला। हर टीवी चैनल पर रोज रोज सुबह तो लगातार लोग तंज कर रहे हैं। क्या ऐसा नहीं लगता कि जब जैसे स्क्रिप्ट के हिसाब से सारी घटनाएं चल रही है? ये लोग लिख रहे हैं। ऋतुराज बसंत लिखते हैं, सबसे हरामखोर वो है जो इस समय अपने आंसुओं की स्याही से वीर रस भरी कविताएं लिख रहा है। जिस देश की सरकार राष्ट्रीय यज्ञ कराकर देश की रक्षा कर रही हो, वहां जवानों की बलि तो होगी ही। नोटबंदी से आतंकवाद की इतनी कमर टूटी कि हमारे जवान शहीद हो गए। पाकिस्तानी पीएम इमरान खान काफी सुलझे हुए व्यक्ति हैं तथा वे अभी पीएम बने हैं, वे हमला नहीं करवा सकते। मुझे बीजेपी पर शक है। अनिल कुमार साफ लिखते हैं, विवेक तिवारी की विधवा को 1 हफ्ते के अंदर क्लास 1 अफसर की सरकारी नौकरी दी, वैसी नौकरियां शहीदों की विधवाओं को दीजिए। सेना की बड़ी पोस्ट में सवर्णों का कब्जा है जो बैठकर मलाई खाते हैं और शहीद होते हैं बहुजन लोग। कहीं ऐसा तो नहीं कि बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, ईवीएम, राफेल जैसे मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए जवानों को मौत के मुंह में धकेला गया है? जिन्होंने बॉर्डर की सुरक्षा के लिए यज्ञ कराया था उन्हें जूते मारो। बिना मतलब सेना का मनोबल गिराया, हरामखोर। काफिला जाते समय विस्फोटकों से भरी गाड़ी रोड पर कैसे आ गई, जबकि पिछले 3 दिन से आम जनता के लिए रोड बंद थे? यह साजिशन हत्या है। पाकिस्तान का एक और विभाजन ही मोदी जी को इंदिरा जी के समकक्ष खड़ा कर सकता है। कहिए इनको लड़ने के लिए नहीं लड़ेंगे। ये कुंभ मेले में आए चर्सी महात्मा एक भी नहीं बता सका कि कश्मीर में हमला होने वाला है। निकम्मों ने 4000 करोड़ रुपए फूंक दिए। तो कल दोपहर तक पाकिस्तान भारत का मोस्ट फेवर्ड नेशन यानी सबसे प्यारा दोस्त था। प्रदीप चौधरी लिखते हैं, 2004 के बाद भर्ती सीआरपीएफ के जवानों के लिए भी पेंशन व्यवस्था नहीं है। अटल जी का यह निर्णय था। बताइए, पेंशन खत्म किया अटल बिहारी वाजपेयी ने, और टीवी पे बैठ के तुम आंसू बहाते हो, लेख लिखते हो, देश प्रेमी हो, राष्ट्र प्रेमी हो। कौन थी सरकार? कितनी तनख्वाह देते हो आप? क्यों नहीं मंदिरों के सारे पैसे दे देते हो? क्यों नहीं सवर्ण सारी संपत्ति देते हैं जवानों को? ये सब बेईमान लोग हैं। ये अभी चुनाव के समय इनका राष्ट्र सेना की इन्होंने जान ले ली ताकि इमोशनल ब्लैकमेल करके पूरे देश का वोट ले लिया जाए या देश में इमरजेंसी लगा के सत्ता में लगातार बना रहा जाए। ये साजिश है इनकी। 2004 के बाद भर्ती सीआरपीएफ के जवानों के लिए भी पेंशन व्यवस्था नहीं है। अटल जी का यह निर्णय था। 1 मोमबत्ती इस निर्णय के खिलाफ और अपने भाइयों को इज्जत से पेंशन मिल सके उसके लिए भी जलाइए। जवान ओआरपी के लिए तरस रहे हैं। शहीदों की जाति मन ढूंढिए। जैसे विवेक तिवारी की विधवा को 1 हफ्ते के अंदर क्लास 1 अफसर की नौकरी दी थी, वैसी नौकरियां शहीदों की विधवाओं को दीजिए। बॉर्डर पर यज्ञ करने वाले वो पंडे कहां गए? यज्ञ के बावजूद इतना बड़ा दर्दनाक हमला कैसे हो गया? लगातार बहुजन समाज के जो लोग हैं और तमाम लोग जो हैं वो सवाल उठा रहे हैं। केंद्र और राज्य सरकार को मिलाकर देश में 1,98,00,000 पद है। इनमें बड़ी संख्या में पद खाली है। शहीदों के परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने में बीजेपी को क्या दिक्कत है? विवेक तिवारी की विधवा की तरह शहीदों की विधवाओं को भी क्लास 1 अफसर की सरकारी नौकरी देने में टाल मटोल क्यों कर रही है बीजेपी? जा रही बीजेपी, देख ली तेरी देशभक्ति। दिलीप मंडल ने लिखा है। लगातार सपा बसपा के नेताओं से अपील की जा रही है कि आप जाके, इधर तो साला बिना हेलमेट के पुलिस पकड़कर 250 का जुर्माना ठोक देती है, उधर 350 के आरडीएक्स भी सूंघ नहीं पाए। ये देखिए, ये लगातार है। फर्जी देशभक्त न पढ़े। किसी सोशल साइंस के स्टूडेंट को एक रिसर्च करना चाहिए इन शहीदों का सोशल बैकग्राउंड क्या है, इनकी कास्ट, इनकी फैमिली इनकम, ये खुद किन स्कूलों में पढ़े, इनके बच्चे किन स्कूल में पढ़ रहे हैं, इनकम टैक्स स्लैब में कहां पर आते हैं, इनके नाम कितने घर, प्लॉट, खेत, जमीन है, मिलिट्री, पहला मिलिट्री में आने की असली वजह, इससे पहले किस प्रोफेशन के लिए अप्लाई किए,
आज से 10-15 साल पहले शहीद हुए लोगों के बच्चे भी अभी क्या कर रहे हैं, किन स्कूल कॉलेज में पढ़ रहे हैं। सबसे जरूरी जो रिजल्ट आया उसका फर्जी देशभक्तों को जरूर पढ़ाए। बहुत आसान है जग की बात करना, माँ की सुनी होती कोख और जवानी में बीवी की टूटती चूड़िया और छोटे बच्चों का पूछना पापा कहाँ है, बहुत दर्द देता है। फर्जी देशभक्ति का बहुत आसान है, बस भौंकना होता है, वो भी बिना हड्डी की जीभ के। पता कीजिए, इस देश में कांग्रेस बीजेपी की सरकार रही है। जो लोग आज तक शहीद होते आए हैं, शहीद कौन होता है? जो बहुजन है। इसलिए जानबूझकर ये लोग नहीं करते हैं। कोई भी शहीद हो, आपने उसके लिए क्या इंतजाम किया है? अरे तुमने पेंशन तक हटा दिया, शर्म आनी चाहिए। आज टीवी पर बैठ के अगर मुझे मौका मिल जाए ना इस देश के किसी एंकर और रिपोर्टर के सामने मुझसे फेस टू फेस बहस करवा दीजिए, मैं उनकी औकात नाप दूंगा। उनसे पूछिए 10-10 करोड़ रुपए, 10-10-20-20 लाख रुपए महीना कमाते हो, दोगे जवानों को? नहीं देगा। ये झूठे आंसू बहा रहे हैं और मैं चाहता भी नहीं कि जवान भीख मांगे। इस देश में जानबूझकर स्वीपर की नौकरी, फोर्स में जीडी लेवल की नौकरी, इस देश में जानबूझकर मजदूरों की तनख्वाह नहीं बढ़ाई जाती है। दुनिया के तमाम देशों में जो मजदूरी भी करता है वो भी शान की जिंदगी जीता है। ये सब साजिश है इन जातिवादियों का, मनुवादियों का। ये समझना पड़ेगा आपको। और ये सोशल मीडिया का शुक्रिया जो लगातार लिख रहे हैं, शहीद सैनिकों की जाति और चैनलों पर बैठकर युद्ध का उन्माद फैलाने वाले पत्रकारों की जाति अलग अलग क्यों है? जो पत्रकार आज उन्माद फैला रहे हैं युद्ध का, उनकी जाति देखिए और शहीद होने वाले की जाति देखिए। कहिए अपने बच्चों को क्यों नहीं भेजते हो फौज में? ये देखिए, पाकिस्तान से लड़ने से सरहद पर किसे भेजना चाहिए? एक लिस्ट बना रहा हूं, आप भी 2-3 नाम ऐड कर सकते हैं। मोहन भागवत और जनरल बख्शी, संबित पात्रा और गिरिराज सिंह, अंजना ओम और श्वेता सिंह, नागपुर के सारे संतरे, साधु कुंभ के साधु, गोदी मीडिया, केंद्र सरकार के सारे मिनिस्टर, योगी तरीपार, उड़ी फिल्म के देशभक्त कलाकारों की टीम, अनुपम खेर और किरण खेर, मनोज तिवारी, बाबा रामदेव, छीची रविशंकर, साक्षी महाराज। देशभक्ति की पोस्ट करने वाले फेसबुकी, इनको भेजा जाए तो जीत पक्की है। अनिल पटेल। देखिए कि लगातार मैं आपको दिखा रहा हूं, एक बोतल दारू नहीं ला सकते और यहां 350 केजी आरडी देख लिया। ये मैं गंभीर सवाल उठा रहा हूं जो आपको समझना पड़ेगा। जो शासक अपने, आखिरी पोस्ट के साथ खत्म करूंगा, जो शासक अपनी जनता को रोटी और रोजगार नहीं दे पाते तो जनता को युद्ध का उन्माद परोसते हैं। मोदी भी अपने देश के लोगों और नौजवानों को रोटी और रोजगार देने में विफल रहा है। इसलिए भारत की जनता के लिए भी मोदी न्यूज चैनल के माध्यम से उन्माद परोस रहा है। युद्ध नहीं, रोजगार चाहिए, जीने का अधिकार चाहिए। बाकी मोदी में अगर हिम्मत है तो हमले की जांच मेरी पसंद के पत्रकार, वकील, डॉक्टर, वैज्ञानिक, लेखक आदि से करा ले। यह हमला 100% भारतीय साजिश का नतीजा है। लोग यहां तक लिखने लगे हैं और समझना पड़ेगा क्योंकि चुनाव का समय है। देश के सभी मंदिरों को 1 साल की दक्षिणा शहीदों के परिवार को दी जानी चाहिए। देंगे ये सारे राष्ट्रवादियों की पोल खोल जाएगी। ये शहादत भी कोई शहादत है? असली शहीद तो विवेक तिवारी हुआ था। तिवारी को मिले थे 1 करोड़ और क्लास 1 की नौकरी। आधी रात को सीबीआई, एक और लास्ट जितेंद्र जी का पोस्ट में कर रहा हूं, आधी रात के सीबीआई में तख्ता पलट के समय ये बातें खुलकर सामने आई थी कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल सहित देश की गुप्तचर संस्थाएं रॉ, आईबी भी राफेल दलालों को बचाने में लगी हुई थी। तो पुलवामा कांड में उच्च स्तरीय इंटेलिजेंस फेलियर के लिए कौन जिम्मेदार है? इस फेलियर का जवाबदेही को सजा मिलेगी या सरकार के कृपा पात्र होने के चलते उनके जघन्य अपराध को भी अनदेखा कर दिया जाएगा? ये लोग लगातार सवाल पूछ रहे हैं। और अखलाक के फ्रिज में मटन किसका था? बाहर से ही सूंघकर मार डाला। 350 केजी आरडीएक्स नहीं सूंघ पाए, फर्जी गमछे। तो देखिए, पंडित बीएस पेरियार लिखते हैं, अभी कहीं उस आतंकी जिसने 40 सैनिकों को मार दिया के पिता का बयान पढ़ा जिसमें उसने बताया कि उसका लड़का क्यों आतंकी बना। ज्यादा लिखना कुछ लोगों की भावनाएं आहत करेगा, इसलिए नहीं लिख रहा। बस इतना कह रहा हूं कि आतंकवाद खत्म करने की लड़ाई में आतंकवाद पैदा करने की रणनीति न रखे। हमें आतंकवाद खत्म करना है, नए आतंकी नहीं बनाने हैं। उन जाति के उत्तेजक बयानों के झांसे में मत आइए जो सैकड़ों साल से खुद देश के कमजोर वर्ग के आतंकी हैं और दलितों को खुद की मेहनत से सम्मानजनक जीवन जीने की कोशिश पर भी हमला, हत्या, बलात्कार करके टूट पड़ते हैं। इनका आतंकवाद दुनिया का सबसे घटिया, विकृत और लाइलाज है। ध्यान रहे, आतंकवाद से लड़ना बहुजन समाज की जिम्मेदारी है। बहुजन समाज भी लड़ ही रहा है, चाहे वो भीतर के आतंकी ब्राह्मणवादी हो या घर के। संघी ब्राह्मण या तो खुद आतंकवादी है या बना रहे हैं। इसलिए संघी ब्राह्मणों से आतंकवाद पर लड़ाई के टिप्स लेने वैसे ही है जैसे कश्मीरी आतंकवाद से लड़ने के लिए पाकिस्तान से टिप्स लेना। तो ये सब आपको समझना पड़ेगा और ये बहुजन समाज के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूं। और कुछ और तस्वीरें हैं और पूरा देश आक्रोश और दुखी है। यह पुलवामा आतंकी हमले के बाद भी प्रचार कर रहा है। तो ये सारा सवाल मैं इसलिए आपके सामने उठा रहा था
कि इनका राष्ट्र प्रेम कब तब कहा जाता है जब जाति के आधार पर हमले होते हैं। इनका राष्ट्र प्रेम तब कहा जाता है जब मजहब के आधार पर हमले होते हैं। इनका राष्ट्र प्रेम तब कहा जाता है जब संविधान का उल्लंघन। मैं एक बार फिर कह रहा हूं, ये देश बहुजनों का है, ये देश अशोक सम्राट का है, बुद्ध का है। इस देश में हिंसा के लिए जगह नहीं थी। लेकिन आप पता कीजिए कि किनका इतिहास है जिन्होंने हिंसा से सत्ता हासिल किया, और अब हिंसा के जरिए कभी राम मंदिर इनकी राजनीति थी, वो चूक गए, तो उससे आगे बढ़े जाति की राजनीति की, उस चूक रहे हैं, तो अब इस सेना के जवानों के जान पर राजनीति कर रहे हैं। बहुत बहुत मुश्किल वक्त है, सावधानी का वक्त है, और सच बोलने वालों को भी मारा जा रहा है। और आप समझिए कि एक बड़ी कॉन्स्पिरेसी की बू आ रही है। हो सकता है कि इसी बहाने चुनाव टाल दिया जाए, क्योंकि जिन लोगों ने 2000 लोग की जान की कीमत पर सत्ता भोगी है, वो हमारे जवानों की बलि पर सत्ता चाहते हैं। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं, हम देश के साथ हैं, देश की जनता के साथ हैं, हम इस सरकार के साथ नहीं है, क्योंकि ये सरकार जो है उसने अपना भरोसा खो दिया है। ये तमाम पिछले 5 साल का उठा लीजिए, इससे इस जवान शहीद होते रहे, किसी को कुछ नहीं मिला, ओआरओपी नहीं लागू हुआ, सैलरी नहीं बढ़ाई गई, पेंशन खत्म कर दिया गया, राफेल घोटाला हुआ, और एक कांग्रेस बीजेपी दोनों का चरित्र है। इसको समझना पड़ेगा आपको। मेरा वीडियो कैसा लगा, अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। कोई गलत दिख रहा है तो उस पर भी अपनी प्रतिक्रिया दीजिए, और ये जरूर शेयर कीजिए और अपने साथियों को बताइए, क्योंकि बहुत क्रूशियल वक्त में है। जो सरकार रोजी रोटी नहीं दे सकती है, वो धर्म और राष्ट्रवाद के उन्माद में आपको धकेल देती है, युद्ध के उन्माद में धकेलती है। हम आतंकवाद के खिलाफ हैं, हम किसी भी तरह के हमले के खिलाफ हैं, लेकिन इसकी जिम्मेदारी उसकी है जो सरकार चला रहा है, और पहले उसकी अकाउंटेबिलिटी तय हो, और जब उसकी अकाउंटेबिलिटी तय होगी तो कोई परिंदा पर नहीं मार सकता है जिस देश का सीएम पीएम मंत्री ईमानदार हो जाए। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि ये सिर्फ राजनीतिक साजिश का हिस्सा लग रहा है। मुझे कई जवानों ने बताया है कि 10 सिर भी कटे थे, वो राजनीतिक हिस्सा था, और अब फिर जवानों पर हमले हो रहे हैं, ये भी राजनीतिक हिस्सा था कि आपको उन्माद में धकेला जाए। और जो राष्ट्रवाद चिल्ला रहा है, उनसे पूछिए कि क्या तुम संपत्ति अपनी दोगे उन शहीदों को? क्या तुम अपने शहीदों के इक्विपमेंट के लिए अपनी सारी संपत्ति देने वाले हो, अपनी सैलरी देने वाले हो? ये सारे सवर्ण लोग इस देश में अमीर बैठे हुए हैं, क्या वो देंगे? नहीं देंगे। हमारे जवान बहुजन समाज के लोग ही हैं, गरीब किसान का बेटा ही है, जो मजबूर है वही है, वो मरता रहेगा। आपके लाश पर ये राजनीति करते रहेंगे। इसलिए इन सत्ता के भूखे भेड़ियों को पहचानिए और इनको बदलिए। डेमोक्रेटिक सिस्टम पर जिनको भरोसा नहीं है, वो हमारे जवान की क्या इज्जत करेंगे, क्या रक्षा करेंगे? इसलिए मैं कह रहा हूं, बहुत नाजुक वक्त है, बहुत गंभीर वक्त है। किसी भी तरह के उन्माद में मत बहिए। इन्होंने कभी मंदिर का उन्माद फैलाया, कभी धर्म का उन्माद फैलाया, कभी जाति के आधार पर राजनीतिक रोटियां सेकी, और अब ये सेना के जवानों के नाम पर राजनीतिक रोटियां सेकने की तैयारी कर रहे हैं। ये सिर्फ ये सारा वीडियो बनाने में ये रिस्क है, और मैं इस देश के नाते, इस देश की रक्षा के लिए, इस देश को बचाने के लिए, इस देश के नागरिकों को बचाने के लिए, इस देश को सही बात बताने के लिए मैं रिस्क लेता रहूंगा। शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।